देखो अब इसमें हम देखते हैं कि मतलब कोशिका के क्या क्या अंग होते हैं, सारे अंगों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो देखो पहले तो सारा मतलब इसका जो हिस्ट्री थी सेल के बारे में वो समझ चुके हैं। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। ये देखो क्या है, इसमें जैसे जंतु और पादप दोनों की बात करते हैं। ये सबसे पहले ज्ञान बना लिए, जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल, क्या बोलते हैं इसको, सेल वॉल। ये सबसे बाहर की परत होती है जो सेल वॉल होती है। सेल वॉल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पौधों, केवल पौधों में पाई जाती है। जो पादप होते हैं उनकी जो सेल होती है उसके बाहर जो सबसे बाहरी लेयर होती है, किसमें, पौधों में। जो पौधों में होती है बाहर की लेयर, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे या कोशिका भित्ति। जो हमारी कोशिका है, कोशिका के बाहर जो पाई जाती पौधों में, केवल ये केवल पौधों में पाई जाती। और इसका क्या काम होता है, किसमें पाई जाती, प्लांट में। और ये काम क्या इसका होता है, काम इसका होता है कि पौधों को मतलब उसको बाहर का आवरण बनाया है और उसको क्या मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। और जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है। ये केवल पौधों में ही पाई जाती है। मेन डिफरेंस यही है कि जब पूछा जाए कि जंतु और पादप में, जो जंतु की कोशिका है और पादप की कोशिका, उसमें क्या मेन डिफरेंस है, तो केवल कोशिका भित्ति का है। किसका है, कोशिका भित्ति। ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाएगी, पादप कोशिका में ही पाई जाएगी और जंतु में नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं किसको, तो सबसे बाहर की लेयर क्या हो गई, सेल वॉल। आप देखते ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ये झिल्ली क्या काम करती है, यहाँ पे ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। चाहे जंतु की सेल हो या पादप की सेल हो, दोनों में पाई जाती है। ये जैसे क्या है, इसमें जितने अंग होंगे, कोशिका के जितने अंग होंगे ये बिल्कुल थैले जैसा काम करती है। जैसे आप सामान लेने जाते हैं तो एक वहाँ पे पॉलीथीन मिल गई, उसी में सारा सामान भर लेते, आलू टमाटर गोभी बैंगन सब। वैसे ही इसमें जो ये होती है कोशिका भित्ति, नहीं कोशिका झिल्ली जो होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर सारे कोशिकांग भरे हुए होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये काम करती है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये काम करती है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर आना है, किसको नहीं। जो चीजें काम की होंगी उसी को कोशिका के अंदर आने देती है। कौन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक। कैसी होती है, चयनात्मक। पहले सिलेक्ट करती है कि इसका काम है अंदर या नहीं है, तभी इसको आने देगी। है अगर तो आने देगी, नहीं है तो यहीं से वापस कर देगी। ये कैसी बनी होती है, 3 लेयर की बनी होती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कितने परत की होती है, 3 परत की होती है। इसको हम 3 परतें कौन कौन सी होती है, एक जैसे देखा है प्रोटीन और लिपिड की होती है। जैसे आप देखें बर्गर, देखें बर्गर में क्या होता है, ऊपर भी एक परत होती और एक नीचे की होती, बीच में और सारी चीजें भरी होती। तो जो ऊपर की होगी वो किसकी होगी, प्रोटीन की, और बीच में जो भरा होगा वो किसका होगा, लिपिड का, मतलब वसा होगा। और नीचे किसकी होगी, फिर प्रोटीन की। तो ऐसे बनी होती है। इसको काट के देखेंगे तो 3 परतें होती, तो इसी मतलब प्रोटीन और लिपिड की बनी होती। कितने मोटी होती है, ये 75 एंगस्ट्रॉम की होती, मतलब 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और
ये तो चयनात्मक हो गई, मतलब इसको क्या अंदर आना है क्या नहीं आना, और इसको हम इस सेल से अलग नहीं किया जा सकता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इसको कहो कि यहाँ से देखते तो केवल ये एनिमल में पाई जाती, तो कहो हम इसको अलग कर दे, बाद में सारे कोशिकांग रखे रहेंगे। तो जैसे झिल्ली में सारा सामान भरे हो थैले में, उसको फाड़ दोगे तो क्या होगा, सामान नीचे गिर जाएगा। वैसे ही इसको हम इसमें से अलग नहीं कर सकते हैं सेल से। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि क्या ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जंतु में भी पाई जाती है, मतलब एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। किसमें, प्लांट में भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं, तो इतना बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या भरा होता है। इसमें जो सेल होती है, सेल में पूरे सेल में पदार्थ भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्य होता है। इस द्रव्य को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, जैसे प्रोटोप्लाज्म मींस क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। अब पूरे में बात की जाती है, इसमें पूरे में, तो ये पूरे में क्या बोलेंगे, जो भरा हुआ पदार्थ, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। अब देखो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकंजन ने की थी। इसी को मतलब जीवन का आधार बोलते हैं। किसको, प्रोटोप्लाज्म को। जो जीव द्रव्य होता है यही जीवन का आधार है यहाँ पे। और इसको फिर से जब यहाँ बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लियस। तो यही प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इसके एक केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, एक केंद्रक है। केंद्रक के बाहर यहां से लेके यहां तक जो पदार्थ इसमें भरा होगा, यहां तक, इधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और जो इसके केंद्रक के अंदर होगा, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। तो यहाँ पे पता है कि साइटो मीन्स क्या होता है, कोशिका, और प्लाज्म मीन्स क्या होगा, द्रव्य। तो दोनों को मिला के क्या बोले, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्रक, और प्लाज्म मीन्स क्या होता है, द्रव्य। तो ये जो हमारा क्या था, इसमें सेल में प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म कितने भागों में बट गया, दो भागों में। इधर का जो है इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और जो इसके अंदर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के बाहर कोशिका में जो भरा हुआ है द्रव्य, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। आप इसमें देखेंगे कि कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। अब एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे कि कौन कौन से इसमें कोशिकांग होते हैं। तो पहले देखते हैं क्या, आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। एक जैसे क्या होता है, यहाँ पे माइटोकांड्रिया होती है। इसमें क्या, बहुत सारी माइटोकांड्रिया होती है। क्या होती है, माइटोकांड्रिया। अब जो माइटोकांड्रिया होती है, क्या होती है, माइटोकांड्रिया। क्या होती है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की खोज की बात करते हैं तो कोलिकर ने इसकी खोज की थी। कौन, कोलिकर ने। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कार्डियोसोम भी बोलते हैं। तो कोलिकर ने इसकी खोज की थी। और इसका काम क्या होता है, ये जो माइटोकांड्रिया होती है इसका काम क्या होता है, कि कोशिका में क्या इसका काम है। तो ये रिस्पायरेशन में काम करती है। किसमें, रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, श्वसन को। ये क्या करती है, श्वसन का काम करती है, ऊर्जा देती है। मतलब कोशिका में ऊर्जा देने का काम किसका है, तो वो माइटोकांड्रिया का। जब जैसा बोल रहे हैं तो एनर्जी ही तो समाप्त हो रही, तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही, कोशिका के अंदर
इसी में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होती है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे एक बाहर की लेयर होती और जो अंदर की होती, अंदर की ऐसे 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 होकर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे फोल्ड होने के बाद ये जो फोल्ड बन गए, ये जो अंगुली सदृश रचनाएं बन गई हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी के ऊपर ये कण लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कण लगे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे, इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल, मतलब F1 कण बोलते हैं, या इसी को ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये क्या है, F1 पार्टिकल, इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल। और ये यहाँ पे ही क्रेब्स साइकिल चलता रहता है, जिससे एटीपी बनती है। 38 एटीपी जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो 38 एटीपी बनते हैं, और इसी से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो एटीपी आया है, क्या एटीपी जब बनेंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज बनने के बाद हमको एनर्जी मिलेगी। और जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ए से एडेनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। और एक दूसरा होता है एडीपी, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन डाइफास्फेट। ये जो होता है एडीपी, ए का मतलब एडेनोसिन, डी का मतलब डाई, पी का मतलब फास्फेट। तो यहाँ पे डाई होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ट्राई होगा। तो ये एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स चक्र चलता है, फिर उससे एटीपी का निर्माण होता है, जिससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। तो शरीर में एनर्जी देने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शोषण करता है, जिससे हमको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्या बोलते हैं, पावर हाउस, मतलब ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। जब पूछा जाएगा कि माइटो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक। और जो एटीपी बनते हैं, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। तो ऊर्जा जगत का जब सिक्का पूछा जाएगा कि ऊर्जा जगत का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और ऊर्जा जगत का सिक्का किसे बोलते हैं, तो एटीपी को बोलते हैं। ठीक। तो कोशिका में जो एनर्जी दी जाती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। फिर अगला देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे देखा होगा, ये ऐसे, ये होता है, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी को क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जाल बना होता है, यहाँ पे कोशिका में क्या है, ये जाल जैसी संरचनाएं होती हैं, ऐसे जाल बना के रखती हैं कि मतलब कोशिका कहीं, जैसे घर बनाने में पोल डाल दिए जाते हैं कि कहीं फिर से धंसे ना, वैसे कोशिका का आकार कहीं बिगड़ ना जाए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये ईआर, इसको क्या बोलते हैं, ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जाल बनाए रखती है अंदर, और इन्हीं को दो भागों में बांट दिया गया। कुछ पे देखा है तो ऐसे ऐसे कण लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, और कुछ पे ये कण नहीं लगे होते हैं। तो जिसपे, अब इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जिसपे लगे हैं उसको क्या बोलेंगे, आर ई आर, और जिसपे नहीं लगे हैं कड़े उसको बोलते हैं एस ई आर। इतनी बात समझ में आई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो यहाँ पे दो प्रकार का हो जाता है कि कुछ पे ये कण लगे होते हैं। कण कौन से हैं, इन कणों को क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
राइबोसोम। तो यहाँ पे दो भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ पे जो RER है जिसपे क्या होगा, जैसे ऐसे बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस पे पूरे पे क्या लगे हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम लगे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, खुरदुरा, रफ जैसा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो जिसपे नहीं लगे होते, ये ऐसे चिकना होता है तो इसको बोलते हैं क्या, स्मूथ। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो जिसपे राइबोसोम लगे होंगे वो कैसा हो जाएगा, रफ जैसा हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था दो भागों में बट गया, जिसपे राइबोसोम लगे हैं वो खुरदरा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम नहीं लगे हैं वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है, सपाट होता है। तो ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या करता है, जो RER होता है तो इस पे लगे क्या होते हैं, ये राइबोसोम। तो जो RER है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है। कौन, RER। और ये जो है SER ये लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। किसका, लिपिड का। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, तो जिसपे राइबोसोम लगे हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, और जिसपे राइबोसोम नहीं लगे हैं, ऐसे चिकना है, वो किसका संश्लेषण कर रहा है, लिपिड का। लिपिड मींस क्या होता है, वसा होती है। ठीक, तो यहाँ पे लिपिड का संश्लेषण करता है। अगर पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज K.R. पोर्टर ने की थी। किसने, K.R. पोर्टर ने खोज की थी। तो इतनी बात समझ में आई। अब अगला देखते हैं क्या, कि इस पे जो लगे थे राइबोसोम, क्या लगे थे, राइबोसोम। अब राइबोसोम देखते हैं। इस कोशिका के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं बहुत सारे, इसमें पड़े भी होते हैं और किसी ना किसी से जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम की बात करते हैं तो ये सबसे छोटे कोशिका के अंदर पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैलेट कण भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, पैलाडे ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैलेट कण बोलते हैं। और इसकी खोज की बात करते हैं तो रॉबिन्सन भी आते हैं नाम में इसके। तो यहाँ पे क्या है, केवल पैलाडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको पैलेट कण बोलते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है 70S वाला और एक होता है 80S वाला। दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा है कि जो राइबोसोम होते हैं 70S और 80S, दो प्रकार के होते हैं। और जो ये होते हैं क्या, 70S ये केवल किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और 80S की बात की जाती है तो 80S यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, 70S 80S दोनों प्रकार के। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें केवल 70S पाए जाएंगे। यहाँ पे ये यस लिखा है, यस का मतलब होता है कि सेडबर्ग यूनिट इसको बोलते हैं। ये सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट अवसादन गुणांक के आधार पे जुड़े बने होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट अवसादन गुणांक। यहाँ पे यस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और क्या होता है, ये जो राइबोसोम होते हैं ये कोशिका में क्या करते हैं, इस कोशिका में क्या काम करेंगे, इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना। जब पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है,
तो राइबोसोम करता है। कोशिका में जो प्रोटीन बनाई जाती है तो प्रोटीन कौन बनाता है, तो यही राइबोसोम बनाते हैं। इसलिए राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। और कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। इसलिए जो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अगर पूछा जाए कोशिका में मतलब प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक। और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 70S वाले भी होते हैं और 80S, दो प्रकार के होते हैं। 70S किसमें पाए जाएंगे, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और 80S यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक। अगला देखते हैं। और इसकी खोज पैलाडे ने की थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पायलट गढ़ बोलते हैं। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। ये जो होता है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ पे बने होते हैं। ये होता है, इसको बोलते हैं गाल्जी काय। क्या बोलते हैं, गाल्जी काय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी या इसी को क्या बोलेंगे, गाल्जी काय बोलेंगे। और गाल्जी काय को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको गाल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जितना प्रोटीन लिपिड जो चीजें होती हैं कोशिका में, कोशिका को क्या प्रदान करता है। ये तो यहाँ पे राइबोसोम था तो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, गाल्जी काय। तो गाल्जी काय क्या करता है, यहाँ पे ऐसे थैलियां बनाता है। यहाँ पे ऐसे थैलियां बनती रहती, इन थैलियों में पैकिंग होती है, किसकी, लिपिड की होगी, प्रोटीन की होगी। और यहाँ से पैकिंग होने के बाद क्या करता है, ये भेजता रहता है। किसमें भेजता है, यहाँ पे भेज देता है कि कोशिका में जब भोजन की उसको आवश्यकता है तो ये यहाँ से बना के भेज रहा है, लो भैया खाते रहो, बनाते रहो, शरीर को बढ़ाते रहो। तो ये यहाँ से गाल्जी काय का काम यही होता है कि ये पैकिंग करता रहता है और ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब परिवहन करता रहता है। जैसे परिवहन होता है, मतलब एक सामान दूसरी जगह पे भेजा जाता है, तो ये यहाँ से सारी चीजें भर के एक पैकेट में और भेज देगी, लो जाते रहो। तो यहाँ से ये पैकिंग का काम करता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और इसका नाम जो गाल्जी बॉडी रखा गया, तो एक थे कैमिलो गाल्जी। कैमिलो ने इसकी खोज की, इसलिए इसका कैमिलो गाल्जी ही अपने नाम पे इसको क्या नाम दे दिए, गाल्जी काय। तो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये पेड़ पौधों में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। जो पौधे की कोशिका होती है वहां पे इसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि गाल्जी काय का क्या काम है और क्या किसने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे ये पैकिंग करके इसको कोशिका को भोजन प्रदान करता रहता है। फिर अगला देखेंगे, क्या अगला आता है, ऐसे देखा होगा, इसमें ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ कोशिकांग होते हैं, इनको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम खुद अपने आप में नाम अपना बताया था। लाइसो का मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट, और सोमा मीन्स क्या होता है, बॉडी, जो अपने शरीर को डाइजेस्ट कर दे, पचा दे, उसी को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। अब ये क्या करता है, इसी लाइसोसोम जो होता है इसकी खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। और इसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम में बहुत सारे इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्ट करने वाले इसमें एंजाइम भरे होते हैं। जो लाइसोसोम होता है क्या करता है, जहां पे कुछ भी ऐसी चीजें होंगी कि कुछ चीज खराब हो रही तो ये उसकी सफाई कर देगा, और जरूरत पड़ने पे
जब जैसे यहाँ पे कोशिका कोई काम नहीं कर रहा है और तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा, और मतलब खुद को अपने आप को फाड़ देता है, मतलब इसके अंदर पचाने वाले एंजाइम भरे होते हैं और ये खुद को अपने आप को फाड़ेगा, वही एंजाइम कोशिका में निकल जाएंगे और क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, जिसको क्या सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग। और इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे डाइजेस्ट करता है इसमें, तो इसको बोलते हैं कोशिका का एटम बम बोलते हैं। और कोशिका में सफाई करता रहता है लाइसोसोम, एक क्या है, तो इसलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। सबसे ज्यादा लाइसोसोम जो WBC होती उसमें तो पाए जाते हैं, लेकिन लाइसोसोम RBC में नहीं पाए जाते हैं। जब RBC जो होती है ब्लड में क्या होती है, RBC रेड ब्लड कार्पस, यहाँ पे इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो जब RBC का जीवन काल 1 से 120 दिन तक होता है, 120 दिन के बाद जब मर जाती तो लाइसोसोम वहां पे है नहीं, तो क्या इसको कोई डाइजेस्ट कर पाएगा, तो नहीं। ये जो RBC है, जब इसमें राइबोसोम ही नहीं पाया जाता है, नहीं लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता है, तो इसको डाइजेस्ट कौन करे, मरने के बाद इसको कौन दफनाया जाके, कौन इसको गलाया है इसमें से, तो इसको क्या कर देते हैं, तो ये जाता है कहाँ पे, स्प्लीन में। RBC जो है कहाँ पे जाते हैं दफन होने के लिए, स्प्लीन में। स्प्लीन में क्या होता है, प्लीहा, प्लीहा होता है। जब इसको कोई डाइजेस्ट करने वाला यहाँ पे है ही नहीं, लाइसोसोम इसमें है ही नहीं, तो ये जाएगा स्प्लीन में और वहां पे ये जमता रहेगा, तो यहाँ पे इसकी कब्र बन जाती है। इसलिए RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को, प्लीहा जो होता है, तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। सबसे कम किसमें, इसमें RBC में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मरने के बाद लाश पड़ी रही, वहीं पे सड़ती गलती रही, कौन हटाए, तो ये चले जाते हैं स्प्लीन में। और जो है इसमें कोई कोशिकांग है थोड़ा डैमेज हुआ और बस कौन सफाई कर्मी, लाइसोसोम, बस तुरंत अपने आप को फाड़ दिया वहीं पे और उसको डाइजेस्ट कर दिया, पचा दिया। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, अपने आप को ही मार देता है, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैलियां कहते हैं, किसको, लाइसोसोम को। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर अगला देखते हैं, लाइसोसोम के बाद इसमें कुछ होते हैं ये वैक्यूल, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल, या इसी को बोलते हैं रेक्टिका। क्या बोलते हैं, वैक्यूल, या इसी को बोलते हैं रेक्टिका। ये काम क्या करती है, जो रेक्टिका होती है, ये पेड़ पौधों में जो होते हैं, पादप की सेल होती है, वहां पे रेक्टिका बहुत बड़ी पाई जाती है। और ये काम क्या करता है, अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है, पानी को, जल को। ये रेक्टिका का काम ही यही है कि अपने अंदर जल को रखे। और पौधों में बड़ी होती तो वहां पे जल ज्यादा, और जो जंतु की कोशिका होती है वहां पे ये छोटी छोटी पाई जाती है। लेकिन काम इनका यही होता है कि जल को अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर जल को भर के रखते हैं। जैसे काम कोशिका को पड़ा कि हमको पानी चाहिए और तुरंत ये अपने अंदर से पानी निकालती है, लो पानी भैया। तो ये पादप में सबसे ज्यादा होती हैं और जंतु में छोटी छोटी होती हैं। तो ये रेक्टिका का काम आपको समझ में आया होगा। अब अगला कोशिकांग कौन सा बचा है, एक होता है पौधों में, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ऐसे देखा होगा, यहाँ पे होता है ऐसे प्लास्टिड, ये होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं, लवक। क्या है, लवक होता है, ये लवक है। अब लवक, जो लवक होते हैं यहाँ पे, ये केवल किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और प्लांट सेल में पाए जाते हैं तो वहां पे लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, अगला एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट और
क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तीसरा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या काम करते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल जो होता है ये किसमें होता है? जैसे पत्तियों में होता है। जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वहां पे क्लोरोप्लास्ट, जिससे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है उसमें। और जो क्लोरोफिल होता है, पौधे की पत्तियां तो होती हैं, वहां पे क्लोरोफिल होगा तो उसके कारण क्या होती? हरी होती। और जो क्लोरोफिल होगा तो पौधे अपना भोजन बनाएंगे। किससे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा? तो स्टेम में, तने में और पत्तियों में। ये यहाँ पे क्या करेगा? ये पौधे के लिए भोजन बनाता है। और फिर यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको मतलब ये रंग प्रदान करता है। जो फल हो या फूल हो और भी उनको क्या करता है? रंग देता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट को वर्णिलव बोलते हैं। इसको वर्णिलव बोलते हैं। और ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णिलव। तो पौधे में कलर जो देते हैं फल को, फूल को, वो कौन देते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और जो जड़ें होती है उसमें कोई कलर तो होता नहीं, तो कलर